जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं आई दृष्टि की आगे की करंट अफेयर की क्लास को। उड़ान उड़ान 5.2 के बारे में बात करते हैं, डिटेल में जानेंगे चीजों को। यह करंट अफेयर ना सिर्फ भाई आपको यूपीएससी बल्कि स्टेट लेवल पीसीएस में पूरी मदद करती है। यहीं से आई दृष्टि और घटना चक्र से यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम में 35 से 40 प्रश्न बनते हैं। तो सभी को क्लास को अच्छे से देखना है, अंत तक क्लास में जुड़े रहना है, बिल्कुल भी कक्षा को स्किप नहीं करना है। और भाई ज्यादा दूर नहीं है पेपर, 17 मार्च को ये, तो फटाफट से सारी चीजों को आपको करते हुए चलना है। ध्यान देंगे। उड़ान 5.2 के बारे में जानते हैं। वर्ष सन 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की घोषणा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना है। महत्वपूर्ण घटक कौन सा है भाई? उड़ान योजना है। उड़ान का पूर्ण रूप है, अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में कि भाई उड़ान का पूर्ण रूप बताइए क्या है, मतलब कि पूरा रूप क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? उड़े देश का आम नागरिक। की भाई ऐसा अमाउंट रखा जाए कि हर इंसान, उड़े देश का आम नागरिक मतलब जो आम नागरिक है, आम सिटीजन है, जो भाई इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी उड़ान भर सके। तो ये इसका लक्ष्य है, इसलिए यह योजना उड़ान योजना शुरू की गई थी। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, मतलब उड़े देश का हर नागरिक उड़े। ठीक है, जैसे काफी लोगों की तमन्ना होती है कि भाई एरोप्लेन में बैठे, लेकिन इतना ज्यादा मतलब उसका अमाउंट होता है कि आम आदमी नहीं जा पाता है, नहीं बैठ पाता है। ठीक है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं भाई आजीवन उनका सपना ही रह जाता है। लेकिन अब उड़ान योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक यह योजना शुरू की गई। अक्टूबर सन 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उड़ान योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया था? सन 2015 में, सन 2016 में, सन 2017 में या सन 2018 में? आपका आंसर क्या होगा कि भाई सन 2016 में इस जो कार्यक्रम है उड़ान का, इसका शुभारंभ किया गया था। वर्ष अप्रैल सन 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरणों, क्या भाई अब तक 4 चरण, 4 पैलरर्स को मंजूरी प्रदान की गई है। ये 4 चरण थे, इन 4 चरण को याद कर लेंगे सभी बच्चे। उड़ान 1.0, सेकंड उड़ान 2.0, थर्ड उड़ान 3.0 तथा उड़ान 4.4, क्या 4.0, और अब क्या उड़ान 5.2 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। उड़ान योजना 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अप्रैल सन 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की। कब की? 21 अप्रैल सन 2023 में। ये चीज भी आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। और जानते हैं इसके बारे में जानकारी। इस चरण का उद्देश्य जान लेते हैं भाई। उद्देश्य है देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना। क्या भाई? क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना इसका एम है। नेक्स्ट है 24 मई सन 2023 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई थी। अगर पूछ ले 5.1 योजना की शुरुआत कब की गई थी, आपका आंसर होगा 24 मई सन 2023 को की गई थी। नेक्स्ट, उड़ान 5.1 योजना का उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। नेक्स्ट, 25 जुलाई सन 2023 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो एमपी में हेली शिखर सम्मेलन सन 2023 का उद्घाटन किया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, इस अवसर पर उन्होंने 5.2 योजना और हेली सेवा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हेली सन 2023 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सभी बच्चे। उड़ान 5.2 योजना श्रेणी 1A
9 सीटों श्रेणी 120 सीटें जैसे छोटे विमानन के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव से रिलेटेड है। जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए सन 2023 में उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चुनाव से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कर्नाटक की 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 24 मई सन 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। राज्य में जो मतदान है वो 10 मई सन 2023 को संपन्न हुआ, जबकि मतगणना 13 मई सन 2023 को संपन्न हुई। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन आदेश सन 2008 के अनुसार कर्नाटक विधानसभा में कुल सीटें 224 हैं। क्या भाई कुल सीटें अगर पूछ ले कर्नाटक विधानसभा में कितनी है? 224 है। इनमें से 36 सीटें अनुसूचित जातियों एससीज के लिए कितनी है भाई? 36 सीटें हैं। और एसटीज के लिए कितनी है? 15 सीटें निर्धारित की गई हैं या आरक्षित की गई हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव सन 2023 में कुल 73.19% मतदान दर्ज किया गया। यह कर्नाटक विधानसभा चुनावों के अब तक के इतिहास में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। 13 मई सन 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव सन 2023 के परिणाम घोषित किए। देखिए सीट्स काफी महत्वपूर्ण है। कई बार सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और भाई यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। एक तरफ आपको राज्य के नाम दे देंगे, दूसरी तरफ सीट्स दे देंगे, पूछ लेंगे कि भाई जो कर्नाटक विधानसभा है उसकी सीट्स कितनी है, उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा की सीट कितनी है, ऐसे करके दिया होगा। तो आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, तो साथ साथ आपको सीट्स याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं भाई महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। परिणामों के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की बात हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताएंगे आईएनसी की स्थापना कब हुई? सभी बच्चे कमेंट में आंसर जरूर देंगे। ने राज्य में बहुमत हासिल किया। किसने बहुमत हासिल किया? आईएनसी ने। क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985 के बाद से कर्नाटक की जनता ने चुनावों में कभी भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान भाई नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष सन 2023 के चुनावों में भी यही प्रवृत्ति जारी रही। नेक्स्ट 20 मई सन 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में कर्नाटक के भाई मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन बने हैं सन 2023 में? सिद्धारमैया। क्या भाई? सिद्धारमैया नाम आपको याद रखना है। सीएम और गवर्नर से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो सभी याद कर लेंगे। कर्नाटक के सीएम कौन है भाई? सीएम सिद्धारमैया, ऐसे कनेक्ट करके याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति केपीसीसी के अध्यक्ष डी के शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने। आपसे पूछ ले कि उप मुख्यमंत्री कौन है भाई वर्तमान में कर्नाटक के, तो आपका आंसर क्या होगा? डी के शिव कुमार। शिव कुमार भी याद रखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम जानते हैं अब डिटेल में। कुल सीटें कितनी है? सीट अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट जैसे कि मैंने बताया सीट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कितनी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव? विधानसभा की सीट 224 है। कितनी? 224 है। नेक्स्ट देखते हैं इधर पार्टी के नाम है, प्राप्त सीटें हैं और परसेंटेज वैसे नहीं पूछते हैं, मेन है कौन सी पार्टी जीती और उसकी भाई उन्हें कितनी सीट्स प्राप्त हुई। तो भाई जीती कोई हमने जान लिया, आईएनसी जीती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है। कितनी सीट प्राप्त करी है? 135। भारतीय जनता पार्टी सेकंड पर रही, 66 इन्हें सीट प्राप्त हुई। फिर जनता दल, निर्दलीय, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष, सर्वोदय कर्नाटक पक्ष, इन्हें एक एक सीट प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन समुद्र 2022 और 23 के बारे में। भाई ऑपरेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे आपसे अजय वॉरियर के बारे में पूछ लेंगे और वरुण के बारे में पूछ लेंगे, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डिटेल में जानते हैं ऑपरेशन समुद्रगुप्त सन 2022 और 23 के बारे में। वर्ष सन 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की बात हो रही है द्वारा ऑपरेशन समुद्र बात की गई।
इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को जानते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। आपसे डायरेक्ट ऑपरेशन समुद्रगुप्त का उद्देश्य पूछा जा सकता है कि भाई जो ऑपरेशन समुद्रगुप्त है इसका उद्देश्य क्या है। तो सभी बच्चे याद कर लेंगे क्लास में ही। इसका उद्देश्य हिंद महासागर, हिंद महासागर कहाँ है, लोकेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है अपना प्यारा भारत और भाई ये है हिंद महासागर। क्या भाई, ये है हिंद महासागर। तो अभी सभी बच्चे समझेंगे हिंद महासागर है ना, ये हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र में जो नशीले पदार्थों की तस्करी है उनको रोकना इस जो ऑपरेशन है समुद्रगुप्त, इसका उद्देश्य है। डायरेक्ट आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है। 4 आपको उद्देश्य देंगे, उसमें से आपको सही को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। याद रखेंगे। अब ऑपरेशन समुद्रगुप्त उद्देश्य हिंद महासागर कहाँ पर है भाई, हिंद महासागर मैंने बता दिया कहाँ पर है। इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और एनसीबी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इस ऑपरेशन में कौन कौन मिलकर साथ काम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय नौसेना और एनसीबी मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। 13 मई सन 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की बात हो रही है ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम मैथमेफोटाइमन जब्त किया है, ठीक है। ये क्या है, नशीला पदार्थ, ये एक तरीके का। नेक्स्ट है, यह देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है। नेक्स्ट देखते हैं कि एनसीबी ने यह जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ही की है। तो काफी महत्वपूर्ण है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस में, भाई स्टेटमेंट में करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त आते ही ध्यान रखना कि भाई जो नशीले पदार्थ है उनकी तस्करी से रिलेटेड है। इतना भी याद रहेगा ना तो आप एलिमिनेट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मैथमेफोटाइमन एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है, ठीक है, और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये किसको प्रभावित करती है, तो हमारी तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करती है। क्या भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, मैथमेफेटाइमन मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपाइन की मात्रा को क्या कर देती है भाई, बढ़ा देती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट, गंतव्य है कि डोपामाइन शारीरिक गतिविधि अभिप्रेरण इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, स्वर्ण अर्ध चंद्र एवं स्वर्ण त्रिभुज के बारे में। भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम, ध्यान देंगे भाई, भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, ये 2 क्षेत्र कौन कौन से है, ध्यान देंगे भाई। पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज, क्या भाई, पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज चंद्र। नेक्स्ट, स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन है भाई, स्वर्ण त्रिभुज के नाम से किस कंट्री को जाना, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान देंगे, स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आता है, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस याद रखना है। क्या भाई, एक तो आप थाईलैंड याद रखेंगे कंट्री, एक आप म्यांमार याद रखेंगे और याद रखेंगे लाओस आते हैं। नेक्स्ट, वही स्वर्ण अर्धचंद्र, क्या भाई, वही स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है और ईरान आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई, पहला भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। हाल ही में भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई भाई, चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ के एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई। इस संबंध में वर्ष सन 2022 में ही चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ के बीच एक एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हुआ था, एमओयू पर साइन हुए थे। नेक्स्ट, 8 मई सन 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है भाई, राजनाथ सिंह है, ने भारत के पहले भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखेंगे भाई, इस
केंद्र की स्थापना, इस केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई। कहां पर की गई पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा कि भाई चंडीगढ़ में की गई। नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्थापना का उद्देश्य। भाई उद्देश्य भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, डायरेक्ट उद्देश्य से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, इसकी स्थापना का भाई उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, भारतीय वायुसेना आईएएफ की बात हो रही है कि गौरवशाली इतिहास को लोगों तक भाई पहुंचाना है। नेक्स्ट, यह भारतीय युवाओं को आईएएफ, क्या भाई आईएएफ से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट, इस विरासत केंद्र के माध्यम से आईएएफ की लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित की जा रही है। अब जानते हैं भाई मणिपुर हिंसा के बारे में। क्या भाई मणिपुर हिंसा के बारे में ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में, पीटी और यूपीएससी में, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भाई, मेंस में भी यहाँ से आपसे मणिपुर हिंसा के ऊपर लिखने को आ सकता है। तो सभी बच्चों को अंत तक क्लास में जुड़े रहना है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। देखेंगे भाई मणिपुर हिंसा के बारे में। मणिपुर जो हमारा स्टेट है यह 3 राज्यों, क्या भाई जो मणिपुर है यह 3 राज्यों तथा नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। पहला तो ज्योग्राफी में यही क्वेश्चन बन जाता है, करंट से भी देखेंगे और भाई जैसे ज्योग्राफी में कहां से क्वेश्चन बनता है उनको भी जानते हुए चलेंगे। मणिपुर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मणिपुर किन किन स्टेट से घिरा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, मणिपुर 3 राज्यों से घिरा हुआ है। किस किस से जानते हैं, नागालैंड से, किससे भाई, नागालैंड से, असम से और मिजोरम से। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अतिरिक्त यह म्यांमार के साथ, इसके अतिरिक्त यह म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पूछ ले कि भाई जो मणिपुर है यह किसके साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई म्यांमार के साथ करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये करंट का क्वेश्चन है। आपसे पूछ लेंगे मणिपुर में कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो कितने जिले हैं, ऐसे ऑप्शन दे देंगे भाई 16 है, 15 है, 18 है या 20 है। तो सीधा आंसर क्या लगाओ के आओगे भाई, आप लगा के आओगे मणिपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर में है 16 जिले। कितने जिले हैं भाई, 16 जिले हैं। परंतु आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। पहाड़ी जिलों की संख्या 5 है और ये राज्य के 90% क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। नेक्स्ट, जबकि जो घाटी जिले हैं, वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राज्य के मात्र 10% क्षेत्र को ही विस्तृत है। मतलब 10% क्षेत्र में क्या है भाई, घाटी जिले हैं। मणिपुर में निवास करने वाले प्रमुख जो जातीय समूह हैं, क्या भाई जो जातीय समूह है उनमें ये नाम याद रखिए, जातीय समूह कौन है, मैतेई है, नगा है और कुकी चीन है। आपसे पूछ लेते हैं कि भाई मणिपुर में निवास करने वाले जातीय समूह कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे मैतेई याद रखना है, नगा याद रखना है और कुकी चीन आपको याद रखना है। मैतेई समुदाय मुख्यतः घाटी जिलों में, जो मैतेई समुदाय है वो मुख्यतः घाटी जिलों में, जबकि जो नगा और कुकी चीन है वो जनजातीय पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं। यह भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, किस तरीके का बन सकता है। मार्च सन 2023 में, क्या भाई मार्च सन 2023 पर आ जाते हैं। मार्च सन 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जो मैतेई समुदाय है को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या अनुसूचित जाति, जिसे कि हम एससी के नाम से जानते हैं, शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट, यह समूह अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों में एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। इसलिए भाई मणिपुर में आए दिन हिंसा होती रहती है। और तथ्यों को जानते हैं भाई, उच्च देश के विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM की बात हो रही है द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा भाई बढ़ उठी। क्या भाई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मणिपुर में हिंसा
भड़क हुई है। भाई आप मेंस में भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, आपको क्या करना है, पेन और पेपर साथ में लेकर बैठे और जो चीजें मैं बता रही हूँ कि भाई ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने आंदोलन किया, क्यों किया, तो वो आपको नोट करते हुए चलना है। मेंस में आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, और हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं प्रीकम्स मेंस, तो ये क्वेश्चन आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। तो ध्यान देखिए, सारी चीजों को करना है, ठीक है। अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। अगर आप देखिए डिटेल में चीजों को पढ़ते हैं ना, तो कैसे भी घुमा फिरा के आंसर आए, मतलब क्वेश्चन आए, आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट बनाएंगे ना, देखिए शॉर्टकट तो शॉर्टकट ही होता है, इसलिए आपको सारी चीजों को डिटेल में चलना है। भाई यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस तो कुछ भी कहो डिटेल ही मांगता है। आप वहां पर कुछ भी ऐसे छोटी मोटी बुक पढ़ के एग्जाम देने जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको डिटेल में ही चीजें जाननी पड़ेगी, क्योंकि भाई यूपीएससी में आपने देखा होगा, अगर आपने पेपर दिया है या प्रीवियस ईयर सोल्व करे हैं, अब तो 8 से 9 स्टेटमेंट देखी जाती है। भाई पसीने छूट जाते हैं स्टेटमेंट पढ़ने में। तो भाई हल्के में मत लो पेपर को, दिन पे दिन बहुत टफ होता जा रहा है। पिछली बार का देखा होगा ना आपने, अच्छे खासे जो बच्चे 4-4 5-5 से साल से तैयारी करे, जिन्होंने 4-5 अटेम्प्ट दे रखे हैं ना यूपीएससी के, उनके पसीने छूट गए थे। उनकी तो छोड़ो, टीचर्स जो दिन रात पढ़ा रहे हैं ना यूपीएससी बच्चों को, वो नहीं सोल्व कर पा रहे थे। तो देखो कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, तो आपको डिटेल में ही जाना पड़ेगा। तो भाई अब शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला, ध्यान देंगे यहाँ पर सभी बच्चे। गौरतलब है कि वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। 1949 से पहले जो भाई मैतेई हो रहा है, तो भारतीय संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में ही मान्यता प्राप्त थी। और जनजाति इनको भाई परमिशन मिल जाए या जनजाति के रूप में इन्हें मान्यता मिल जाए, अब इसी के लिए फाइट हो रही है और मणिपुर में हिंसा हो रही थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परंतु संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद उनका यह दर्जा छिन गया था और इसीलिए फाइट हो रही है कि दोबारा उनको वो दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मणिपुर हिंसा की जांच हेतु, वैसे बोर हो जाते हो ना तुम डिटेल में पढ़ के, लेकिन भाई यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस वाले हो तुम, इतना तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया, भाई शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, 12-12 13-13 घंटे, और जब एग्जाम जैसे अब नजदीक आने वाला है, 17 मार्च को पेपर है, तो भाई 14-14 घंटे बच्चा पढ़ रहा है। तो कंपटीशन की ना गहराई को समझो, कोई हलवा नहीं है यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस। तो भाई इतना तो रगड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओ भाई एसडीएम आईएएस आईपीएस और डीएसपी बनने के सपने। यही रियलिटी है। मैं ऐसे झूठे भ्रमित वो तो दूंगी नहीं आपको वादे कि हाँ भाई ऐसा कर लो, 4 घंटे पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं होगा। अगर आप 7 से 8 घंटा अच्छे से डेली नहीं पढ़ेंगे तो भाई लिख के ले लो, नहीं होगा। क्योंकि बच्चा ऐसा भी है जो 5-5 साल से तैयारी कर रहा है, बाल झड़ गया। मुखर्जी नगर में जाके एक बार विजिट करो, यूपीएससी वालों की मनोदशा जानोगे ना, रोना आ जाएगा। बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, लाइब्रेरी ही उसका घर बन गया है दूसरा, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठ के 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो देख लो, आप तो 2-4 घंटे में ही, मतलब 1 घंटे की अगर मैं क्लास ले लूँ ना, तो आप लोग कहोगे कि मैम जल्दी जल्दी कराया करो, मैम क्वेश्चन आंसर ऐसे करने लग जाते हो आप लोग, ठीक है। तो भाई डिटेल में ही जानोगे ना, तभी एग्जाम क्रैक होगा। वो दिन नहीं रहे अब कि हाँ भाई कोई भी ऐसे 1 वर्ड बुक पढ़ी और सिलेक्शन हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप एलिमिनेट करके आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। और भाई यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस में तो एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है ना, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो आपको पता ही है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु जो आयोग है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 4 जून सन 2023 को केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है द्वारा गठित की गई, ठीक है। पहली चीज तो ये याद रखनी है। नेक्स्ट है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इस आयोग के अध्यक्ष है। आपसे पूछ लेंगे कि इस आयोग के भाई अध्यक्ष कौन है, डायरेक्ट आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो नाम भी याद कर लेंगे। कौन थे भाई? अजय लांबा जी। कौन है? अजय लांबा जी थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आयोग में जो 2 अन्य सदस्य हैं वो भी याद रखेंगे। कौन है भाई? पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास। क्या भाई याद रखेंगे? पूर्व जो आईएएस ऑफिसर हैं, नाम याद रखेंगे हिमांशु शेखर दास। अब आप सोचेंगे कि मैम नाम याद कैसे रखें, तो भाई इसकी भी ट्रिक है। जैसे आपका कोई दोस्त होगा हिमांशु, उसके नाम से याद रख सकते हैं कि भाई जो मणिपुर हिंसा आयोग बैठाया गया तो उसमें तो एक हिमांशु भी था, वो तो अपना दोस्त ही है।
ऐसे करके याद रख सकते हैं। या फिर आपके फैमिली मेंबर में आपके कजन का नाम हो या किसी ऐसे आस पड़ोस में नाम होता है, याद ही तो करना अपन को, तो उसका रख दो कि भाई ये भी था उस आयोग में, है ना। तो ऐसे करके हम लंबे समय तक चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व आईएएस, अब पूर्व आईएएस अधिकारी मैंने बता दिया कि हिमांशु शेखर दास इस आयोग में थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी, ठीक है, पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक, आलोक का भी नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। भाई उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय लांबा, एक ये नाम याद रखेंगे। आईएएस, क्या भाई, आईएएस ऑफिसर हिमांशु शेखर दास और आईपीएस ऑफिसर आलोक इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, मैतेई को एसटी का दर्जा के विरोध में लोगों का तर्क है कि मैतेई, जो मैतेई समुदाय है, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अग्रणी है, मतलब आगे है, अतः उन्हें एसटी का दर्जा दिए जाने पर वर्तमान में एसटी का दर्जा प्राप्त समुदाय को आरक्षण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, साथ ही एसटी का दर्जा प्राप्त होने पर मैतेई जो समुदाय है वो पहाड़ी जिलों में भी भूमि क्रय कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, इससे वर्तमान जनजातीय समूह अपने क्षेत्र की भूमि से क्या हो जाएंगे भाई, वंचित हो जाएंगे। मणिपुर में शांति समिति का गठन, अब शांति समिति के बारे में भी जान लेते हैं। 10 जून सन 2023 को केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई। देखिए पूछ लेगी कि भाई किसके द्वारा गठित की गई, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो भाई इतना बड़ा मुद्दा है तो कौन गठन करेगा, केंद्र सरकार ही आपको याद रखना है, इसमें कोई ऐसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। जो मणिपुर में शांति समिति का गठन हुआ है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी, भाई जो मणिपुर की राज्यपाल है। मणिपुर की राज्यपाल कौन है, आपसे डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप क्या याद रखेंगे, अनुसुईया उइके, उइके भी याद रखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। समिति के अन्य सदस्यों में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, मणिपुर के सीएम कौन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। राज्यपाल तो जान लिया हमने कि भाई उइके जी है, जो मणिपुर के सीएम मुख्यमंत्री है वो बीरेन सिंह है। तो भाई ध्यान देंगे, समिति के अन्य सदस्यों में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद और विभिन्न जातीय समूह के प्रतिनिधि शामिल है। ये चीज भी आपको अच्छे से माइंड में बैठा देनी है, ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। चलो ये कुछ और जानकारी जानते हैं मणिपुर के बारे में। समिति का अधिकार क्षेत्र, समिति का जो अधिकार क्षेत्र है, क्षेत्र राज्य के विभिन्न जातीय समूह के भी शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है। लक्ष्य क्या है कि भाई मणिपुर में शांति स्थापित हो जाए, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विद्रोही पक्षों समूहों के बीच बातचीत शामिल है। अब जानते हैं मणिपुर में शांति समझौता के बारे में। 29 नवंबर सन 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार ने यूएनएलएफ यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर क्या कर दिया भाई, हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रथम अवसर है जब घाटी स्थित मणिपुर का कोई हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने पर सहमत हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, गंतव्य है कि यूएनएलएफ घाटी स्थित मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है। क्या भाई, जो यूएनएलएफ है यह घाटी स्थित मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई जो यूएनएलएफ है इसका गठन कब हुआ था, तो आप आंसर क्या लगाएंगे कि भाई 1964 में हुआ था। कब, 1964 में इसका गठन हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, यह थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास, जिसमें मैंने 4 से 5 टॉपिक आज आपको कवर कराए। अगर आप ऐसे ही डिटेल में सारी चीजों को, करंट अफेयर की जो हम आई दृष्टि कर रहे हैं, घटना चक्र कर रहे हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आई दृष्टि की घटना चक्र को खत्म किया जाए, क्योंकि 17 मार्च को अपना पेपर है। अगर आप बोलेंगे तो लाइव क्लास करके 2-2, 3-3 घंटे मैराथन लेके इसको पूरा कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे, आपका एफर्ट अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। खत्म करते हैं आज की क्लास को एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ
कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो आप सभी इसे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहे।